गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल डाका क्लासेज में। हम लोगों ने अब तक जो है बात कर रहे थे रासायनिक समीकरण के लिखने के चरणों की, जो हमने लिख लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आपके 6 नंबर चैप्टर का, वो ये है रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिएक्शन को, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग जो है बात करने वाले हैं। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? देखिए, हमने रासायनिक समीकरण की बात की, अब रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। तो जो किसी भी पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होंगे, कौन से परिवर्तन होंगे? रासायनिक परिवर्तन होंगे। अर्थात दो मान लीजिए पदार्थ हैं, ए प्लस बी पदार्थ हैं, इन्हें क्रियाकारक कहते हैं, जो मिलकर ए बी बना देते हैं, जो इस ए और बी से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जिससे मूल पदार्थ जो होते हैं, ए और बी मूल पदार्थ होते हैं, इनके रासायनिक गुणों और संगठन जो है वो बिल्कुल भिन्न होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही, रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, ये बात हो गई इसकी रासायनिक अभिक्रिया की। अब हम जो आगे बात करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किससे, अभिकारकों से क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी कि अभिकारकों से क्या बनते हैं? उत्पाद बनते हैं। ठीक है, जिसमें जो कुल द्रव्यमान होता है वो क्या रहता है? कुल द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो वो इसमें क्या रहता है? संरक्षित रहता है। कुल द्रव्यमान इसमें क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को हमने जो रासायनिक समीकरण पढ़ा था उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर फॉर्मूले नहीं होते हैं, केमिकल फॉर्मूले नहीं होते हैं, सॉलिड, गैस और जो लिक्विड है उनको नहीं दर्शाया जाता है, ऊष्माक्षेपी SO से उनको नहीं दर्शाया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के माध्यम से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो ये बात हो गई। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम लेते हैं कि मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम का फीता है, अब मैं अभिक्रिया लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम का मान लीजिए फीता है, इसको ऑक्सीजन पे जलाया। किसी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो फीते को ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इसको व्यक्त किस में किया जाता है? रासायनिक समीकरण में किया जाता है। तो यहाँ पे दो अणु Mg के जो सॉलिड है, क्या है? सॉलिड है। ऑक्सीजन जो गैस होती है, और बना क्या? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सॉलिड होता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं? यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 अणु हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं। तो इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। इस अभिक्रिया में अगर हम अभिकारक माने तो वो कौन है? मैग्नीशियम के परमाणु हैं जिनकी संख्या कितनी है? 2 है, तथा ऑक्सीजन के परमाणु हैं उनकी संख्या भी कितनी है? 2 है। और उत्पाद बनने पर भी इनकी संख्या जो है वो क्या रहती है? समान रहती है। 2 भी इधर है, 2 ही इधर थी। अतः अभिक्रिया से पहले एवं बाद में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कोई भी रासायनिक समीकरण हो उसका द्रव्यमान ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, हमेशा ही द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, एक अन्य उदाहरण की बात करते हैं। तो अगर
कोयले का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। कोयले का दहन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कोयले का प्रतीक चिन्ह C जो सॉलिड होता है, ऑक्सीजन जो क्या O2 जो क्या होती है गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो क्या होती है गैस होती है। तो शुद्ध समीकरण देखना होगा, C का एक है, C यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पे 2 है। तो ये भी क्या है, इस प्रकार से इनमें भी द्रव्यमान है वो समान रहता है। तो कुल द्रव्यमान जो है वो संरक्षित रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के परमाणुओं के मध्य बने हुए बंध टूटते हैं तो नए बंधों का निर्माण होता है। ये जो बंध हैं वो टूटते रहते हैं और नए बंधों का जो निर्माण है, न्यू बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या है, होता रहता है। नए बंध जो हैं वो बनते रहते हैं। ये इसकी मुख्य बात है। इसके बाद में हम अगर बात करें आगे कि अभिक्रिया के संयोग करने, बंधों के टूटने व बनने, अभिक्रिया के वेग तथा प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो अनेक प्रकार की हो सकती हैं। तो टाइप्स ऑफ, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो किस किस के आधार पर बात बताई है, मैंने आपको बताई है। अभिकारकों के संयोग करने पर, किसके? अभिकारकों के संयोग, बंधों के बनने, टूटने, अभिक्रिया के वेग एवं प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? एवं प्रकृति के आधार पर। कितने प्रकार हैं ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, अनेक प्रकार हैं। सबसे पहला जो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे वो है आपके संयुग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयुग्मन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। एडिशन रिएक्शन जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए संयुग्मन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। मान लीजिए 2 या 2 से अधिक, A + B 2 हो सकते हैं, या फिर C D। 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयुग्मन अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। बिल्कुल इजी है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर अगर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयुग्मन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य नए बंधों का निर्माण होता है। अभिकारकों के मध्य क्या है? नए बंध बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इस अभिक्रिया में अभिकारकों का साधारण योग होता है। योग ही तो हो रहा है, ABCD मिल गए, या फिर A + B है तो AB हो जाएगा। तो क्या साधारण योग हो रहा है। संयुग्मन अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। योग का मतलब योग होना, जोड़। योगशील या योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि इसके उदाहरण हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो हम जो कोयले के दहन का उदाहरण ही लेते हैं। C + O2 क्या बन गया? CO2 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार मैग्नीशियम के फीते की बात करते हैं। Mg + O2 2Mg + और 2MgO हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर एक और उदाहरण की बात करते हैं तो एथीन का हाइड्रोजनीकरण भी लिख सकते हो। एथीन का हाइड्रोजनीकरण का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये गैस होती है एथीन, प्लस H2 हाइड्रोजनीकरण होगा। ये निकल की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तापमान इसको चाहिए 473 के, कल वाले वीडियो मैंने बताया था। तापमान, दाब, उत्प्रेरक, उनको हमेशा ही तीर के चिन्ह के क्या लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। दाब जो होगा वो 100 ATM होगा। ठीक है, बनेगा क्या? CH3 बनेगा। क्या बनेगा? जो है एथीन का हाइड्रोजनीकरण होने से ये गैस जो है वो बन जाती है। ठीक है,
C2H6 जो है वो बनता है, या इसको C2H6 भी आप लोग बोल सकते हो। ये थी आपकी संयुग्मन अभिक्रिया। इसके बाद में है 2 नंबर विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया प्रश्न अभिक्रिया में से पक्का आएगा, यह तो बताने की बात नहीं है, आप कोई भी पेपर उठा लेना, उसमें प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो विस्थापन को रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रिप्लेसमेंट, विस्थापित होना, रिप्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोला जाता है। क्या होती है इसकी बात करते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन की। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह है जो होता है वो दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, और इन अभिक्रिया में अभिकारकों के पहले से बने हुए बंध जो हैं वो टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए हमारे पास AB+C अभिकारक हैं। क्या है? C अभिकारक हैं, और ये अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? AC+B बनाते हैं। AC+ क्या बनाते हैं? B बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है A जो C है वो तो B की जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा, और B जो है वो किसकी जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा? C की जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा। इसलिए अर्थात सीधी सी बात है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या कोई परमाणु का समूह जो है वो दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें पहले वाले बंध जो हैं वो टूटते हैं और नए बंधों का जो निर्माण है वो होता है, क्योंकि ए भी साथ में जुड़े हुए हैं। अब ए के साथ अगर C आएगा तो पुराना बंध जो है, बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और ये ए जो है वो C के साथ क्या बनाएगा? नया बॉन्ड जो है वो बनाता है। इसी प्रकार अगर एक उदाहरण की हम बात करें, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में, मान लीजिए हमने बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का नीला रंग लिया, किसका? CuSO4, कॉपर सल्फेट का नीला रंग लिया, और इसमें हमने जिंक के टुकड़े डाले। क्या डाले? जिंक के हमने इसके अंदर टुकड़े डाल दिए, किसके? Zn के इसके अंदर टुकड़े डाले, और कुछ समय बाद हमने देखा कि CuSO4 विलयन का नीला जो रंग होता है, ब्लू कलर जो होता है वो विलुप्त तो हो जाता है। कुछ समय बाद हमने देखा कि इसके अंदर से जो कलर था, ब्लू कलर था, वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, और जो Cu है वो निक्षेपित होने लगता है, और विलयन जो है वो ZnSO4 बनने लगता है। क्या बनने लगता है? ZnSO4 बनने लगता है, अर्थात जिंक सल्फेट बनने लगता है। अर्थात Cu की जगह कौन प्रतिस्थापित हो जाता है? Zn जो है वो प्रतिस्थापित हो जाता है। इसकी अभिक्रिया की हम लोग बात करते हैं तो CuSO4 प्लस Zn बनेगा क्या? ZnSO4 प्लस Cu जो होता है कॉपर जो है वो निक्षेपित हो जाएगा, जबकि Zn है जो है वो विस्थापित हो जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व तुलनात्मक रूप से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे Zn अधिक जो क्रियाशील होता है, जो किसको? Cu को क्या कर देता है? निक्षेपित कर देता है। Zn जो है वो एक अधिक क्रियाशील धातु होती है। क्या होती है? अधिक क्रियाशील धातु जो है वो होती है, जबकि Cu जो है कम क्रियाशील होती है। अतः Cu को Zn है वो क्या कर देगा? Cu को Zn क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, जिससे लास्ट में जिंक सल्फेट है वो निर्मित हो जाता है। ठीक है, ZnSO4 जो है वो निर्मित हो जाता है। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि जिंक सल्फेट Cu जो है Zn के द्वारा विस्थापित क्यों हो जाता है? ऐसा क्या कारण है
इसके विस्थापित होने का। तो प्यारे बच्चों, इसका विस्थापित होने का यही कारण है क्योंकि जडन जो है वो अधिक क्रियाशील धातु होती है, जबकि अगर हम बात करें Cu की तो वो कम क्रियाशील धातु होती हैं। इसके बारे में अगर तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में हमें जानना हो तो आपकी सारणी दे रखी है, उस सारणी की हम बात करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन से ऊपर की धातु जो है वो H से अधिक क्रियाशील होते हैं और हाइड्रोजन से नीचे की जो धातु होती हैं वो H से क्या है, कम क्रियाशील होती हैं। अत्यधिक क्रियाशील तत्वों की अगर हम बात करें तो वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जडन, आयरन, लेड, ठीक है ना, Pb, ये सब क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील धातु होते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर की हैं। जो क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर की धातु हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है, आयरन और लेड या Pb जो है ये अधिक होती हैं। जबकि अगर हम बात करें कम क्रियाशील धातुओं की तो वो हाइड्रोजन से नीचे Cu है, ठीक है, कॉपर हो गया, पारा हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। ये सब क्या है, जो है कम क्रियाशील धातुएं होती हैं जिनका अधिक क्रियाशील धातुओं द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। अब आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की, ठीक है, और उसके बाद में आगे की अभिक्रिया।